हेलो स्टूडेंट्स, मैं आतिफ जावेद अपने क्लास द कोर द कंसेप्ट क्लास में आज आप सबका स्वागत करता हूं। तो प्रीवियस 4 क्लास से लगभग हम महाद्वीपीय विस्थापन पढ़ रहे हैं। महाद्वीपीय विस्थापन के संदर्भ में हम काफ़ी डिटेल से और काफ़ी क्रमबद्ध अध्ययन के रूप में हमने इसको पढ़ा है। एक सोपान क्रम के रूप में, एक क्रमबद्ध अध्ययन के रूप में हम इसको पढ़ रहे हैं। इसके अंतर्गत जब हम इसके पढ़ रहे हैं तो महाद्वीपीय विस्थापन के अंतर्गत हमने 3 प्रकार के संचलन देखे थे दिशा के आधार पर, अपसारी संचलन, समानांतर संचलन और अपसारी संचलन। इसमें हमने अपसारी संचलन का अध्ययन कर लिया। अभिसारी संचलन के अंतर्गत यानी कि कन्वर्जेंस मूवमेंट के अंतर्गत 3 प्रकार के टक्कर हो रहे हैं या 3 प्रकार के संचलन हो रहा है। पहला संचलन ये था महाद्वीपीय महासागरीय टक्कर, यानी कि महाद्वीपीय प्लेट और महासागरीय प्लेट, इन दोनों के मूवमेंट के कारण जब ये एक दूसरे से टकराते हैं तो क्या परिणाम आते हैं पृथ्वी के सतह पर, हमने उसका अध्ययन किया। महाद्वीपीय विस्थापन के अंतर्गत हमने जो अब तक का अध्ययन कर रहे हैं उसके अंतर्गत अभी हम अभिसारी संचलन का अध्ययन कर रहे हैं। और अभिसारी संचलन क्या कहलाता है? कन्वर्जेंस मूवमेंट। कन्वर्जेंस मूवमेंट ये दूसरा पार्ट है। महाद्वीपीय विस्थापन के अंतर्गत हम दिशा के आधार पर, डायरेक्शन के बेसिस पे हम देख रहे थे कि महाद्वीपीय विस्थापन कितने प्रकार का है। तो दिशा के आधार पर महाद्वीपीय विस्थापन 3 प्रकार का है। पहला जो है अपसारी संचलन, डाइवर्जेंस मूवमेंट। दूसरा पार्ट अभिसारी संचलन, कन्वर्जेंस मूवमेंट। अपसारी संचलन जो पहला वाला है उसका अध्ययन हमने कर लिया है। दूसरा जो संचलन है अभिसारी संचलन, इसका अध्ययन हमने कर लिया है। इसके अंतर्गत भी 3 पार्ट थे, उसको देखते हैं। 3 पार्ट को आज फिर से एक बार हम रिकॉल करेंगे। और तीसरा जो हमें पढ़ना था वो समानांतर संचलन पढ़ना है, यानी नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत लगभग समानांतर या पैरेलल मूवमेंट जो है वो क्लास खत्म होगा। यानी आने वाला या तो नेक्स्ट 1 या 2 क्लास के अंतर्गत हम महाद्वीपीय विस्थापन को समाप्त करेंगे। तो हम देख पा रहे हैं कि महाद्वीपीय विस्थापन संचलन के अंतर्गत हमने क्या पढ़ा। 3 चीज़ें हमें पढ़नी थी महाद्वीपीय विस्थापन संचलन के अंतर्गत। अब तक हमने क्या पढ़ा? तो अब तक हमने पहला पढ़ा था महासागरीय महाद्वीपीय द्वीपीय संचलन, या टक्कर बोल सकते हैं, या महाद्वीपीय महासागरीय टक्कर देखेंगे इसको। दूसरा था महासागरीय और महासागरीय टक्कर। और तीसरा जो है महाद्वीपीय महाद्वीपीय टक्कर। अपसारी संचलन हमने पढ़ लिया है। पहला पार्ट जो था महाद्वीपीय विस्थापन का ए, ये है बी, इसको हम पढ़ रहे हैं। ये हमारा अपसारी संचलन हो गया है। अभिसारी संचलन के अंतर्गत हमने महासागरीय और महाद्वीपीय संचलन, यानी इन दोनों प्लेटों के मूवमेंट से संबंधित जो भी अध्ययन करना था उसको हम देख चुके हैं, यानी कि ये वाला पार्ट हो गया है। अभिसारी संचलन के अंतर्गत महासागरीय महासागरीय, यानी दो महासागरीय प्लेट जब एक दूसरे से टकराते हैं तो क्या स्थिति उत्पन्न होती है, क्या परिणाम होते हैं, इसको भी हमने देख लिया था। आज के क्लास के अंतर्गत हमारा जो विषय है महाद्वीपीय महाद्वीपीय टक्कर, इसको पढ़ना है हमें। आज के पूरे क्लास के अंतर्गत हम इसका अध्ययन करेंगे। और नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत जो आने वाला क्लास है उसमें हम पैरेलल मूवमेंट इसका अध्ययन करेंगे, यानी कि समानांतर संचलन। ये सी है, ये बी है, और इसके अंतर्गत क्या आ रहा था? इसके अंतर्गत आ रहा था डाइवर्जेंस मूवमेंट। इसको भी हमने कवर किया है। तो 2 चीज़ें, ये एक पार्ट कवर हो गया है ए वाला, बी का एक पार्ट, 2 पार्ट कवर हो गया है। बी का तीसरा पार्ट है महाद्वीपीय महाद्वीपीय टक्कर, और तीसरा पैरेलल मूवमेंट यानी कि समानांतर संचलन के बारे में हमको पढ़ना है। तो आज का हमारा जो विषय है वो महाद्वीपीय महाद्वीपीय टक्कर है, इसको पढ़ेंगे आज के संदर्भ में। तो अब यहाँ पे देखने वाली चीज़ ये है कि अगर हम महाद्वीपीय टक्कर के बारे में पढ़ रहे हैं तो इसको किस संदर्भ में पढ़ेंगे।
इसको हम किस संदर्भ में पढ़ने जा रहे हैं? तो हिमालय पर्वत के निर्माण, हिमालय पर्वत के निर्माण के संदर्भ में पढ़ेंगे इसको। हिमालय पर्वत की निर्माण कैसे हुई, यहाँ से इस चीज़ को समझेंगे। और लगभग 20 से 25 मिनट के अंतर्गत हम समानांतर संचलन या पैरेलल मूवमेंट को पढ़ेंगे। यानी कि आने वाले नेक्स्ट से 1-2 क्लास के अंतर्गत हमारा महाद्वीपीय विस्थापन समाप्त होगा और नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत हम साबित का जैसे अप्लाइड है, इन संचलन के कारण जो चीज़ परिणाम में आते हैं, जो सामने आते हैं, जिन आकृतियों का निर्माण होता है, जो घटनाएं होती हैं, अब उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज के क्लास के अंतर्गत हम महाद्वीपीय विस्थापन हिमालय पर्वत के निर्माण के संदर्भ में पढ़ेंगे। क्योंकि हमने देखा था महासागरीय टक्कर किसके संदर्भ में पढ़े थे? तो हम जापान, फिलीपीन और इंडोनेशिया, इन क्षेत्रों में भूगर्भिक जो भी प्रक्रियाएं होती हैं, भूभौतिकी जो भी प्रक्रियाएं होती हैं, कहीं ना कहीं इन्हीं प्लेटों के टक्कर के कारण, इन्हीं प्लेटों के सीमांत पे होने के कारण, क्योंकि जापान, फिलीपीन और इंडोनेशिया महासागरीय प्लेट के बाउंड्री पे है, 2 महासागरीय प्लेट के बाउंड्री पे है, सीमा पे है। और इन क्षेत्रों में जो भी प्रक्रियाएं होती हैं, जो भी घटनाएं होती हैं, भूभौतिकी से संबंधित जो भी घटनाएं हैं, वो इन्हीं प्लेटों के संचलन के कारण संभव हो पाता है। महाद्वीपीय महासागरीय के चक्कर में हमने देखा था अमेरिकी प्लेट के पश्चिमी मुर्दार पर्वत को आधार बनाया था। यानी महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेटों के टक्कर को पढ़ने के लिए, समझने के लिए, उसके मूवमेंट को समझने के लिए हमने अमेरिकी प्लेट के पश्चिमी मुर्दार पर्वतीय क्षेत्र को आधार बनाकर पढ़ा था। और देखा था हमने कि इन क्षेत्रों में जो भी घटनाएं होती हैं, जो भी भूभौतिकी घटनाएं होती हैं, वो सारी कहीं ना कहीं इन प्लेटों के मूवमेंट के कारण होती हैं। और इन प्लेटों पे, इन बाउंड्री पे, इन प्लेट के सीमांतों पे जो घटनाएं होती हैं, वो भी इस टक्कर के कारण होती है। अब इसी संदर्भ में अब हम देख रहे हैं यहाँ पे कि जब हम महाद्वीपीय टक्कर पढ़ रहे हैं, महाद्वीपीय या प्लेट या 2 महाद्वीपीय प्लेट जब एक दूसरे से टक्कर खाते हैं तो कौन से परिणाम सामने आते हैं, क्या घटनाएं होती हैं, अब उसको हम यहाँ पे देखते हैं। तो एक सबसे पहले इसको एक फिगर के माध्यम से हम एक्सप्लेन करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यदि हम मान लें कि ये हमारा महाद्वीपीय क्षेत्र है, क्योंकि दोनों महाद्वीपीय क्षेत्र हैं, और यहाँ से ये एक महाद्वीपीय क्षेत्र है, ठीक है। इसको और थोड़ा सा हम लंबा कर देते हैं। इस फिगर को समझते हैं। क्योंकि 2 महाद्वीपीय प्लेट एक दूसरे के साथ टक्कर खा रहे हैं, तो इसको हम मान लेते हैं कि यदि ये यूरेशियन प्लेट है, ये यूरेशियन प्लेट इसको मान लेते हैं, और इसको मान लेते हैं भारतीय प्लेट। क्योंकि हिमालय का निर्माण यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट के टक्कर के कारण ही हुआ है। इसी संदर्भ में जब हम ये सिद्धांत पढ़ रहे हैं, जब 2 महाद्वीप का टक्कर होता है तो कौन सी चीज़ें, आकृतियाँ या कौन से परिणाम सामने आते हैं, उस सिद्धांत के संदर्भ में हम देख रहे हैं हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ है। तो 2 चीज़ें यहाँ पे, 2 प्लेटें टक्कर खा रही हैं, दोनों महाद्वीपीय प्लेट हैं, एक यूरेशियन प्लेट है और एक भारतीय प्लेट है। लेकिन हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि बीच में एक गैप है, और ये क्या था, इसको हम समझते हैं। जब हम पेंजिया, पैंथालासा पढ़ रहे थे, उस संदर्भ में देखा हमने कि पेंजिया के बीचों बीच एक सागर स्थित था। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अंतर्गत ये कहा जाता है कि भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच में एक सागर था, जिसे हम टेथिस सागर बोलते हैं। ये वाला जो सागर है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अंतर्गत ये माना जाता है कि यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट के बीच में एक सागर स्थित था, जिसे हम
टेथिस सागर कहते हैं। और हमने प्रीवियस 7 से 8 क्लास के, प्रीवियस 7-8 क्लास के में हमने ये पढ़ा था कि जब एक पेंजिया है और पेंजिया जो है 2 भागों में बटा हुआ है, एक बीचों बीच एक सागर था, पेंजिया के बीचों बीच एक सागर था जिसे हमने टेथिस सागर कहा। वही टेथिस सागर वाला क्षेत्र ये है। तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अंतर्गत ये प्रमाणित है कि 2 महाद्वीप के बीच में, यानी भारतीय प्लेट के बीच में और यूरेशियन प्लेट के बीच में टेथिस सागर अवस्थित था। आज अगर हम देखें कि टेथिस सागर का अवशेष कहाँ है, अगर ये दोनों प्लेट टक्कर खाते हैं, अगर आज हम समझना चाहें या कहें कि आखिर ये टेथिस सागर है कहाँ, तो भूमध्य सागर या मेडिटेरेनियन सी को हम और टेथिस सागर का अवशेष मानते हैं। जो टेथिस सागर का अवशेष है, अभी फिलहाल साइंटिफिक अध्ययन या रिसर्च के बावजूद कई विद्वानों का या भूगोलवेत्ताओं का यह मानना है कि मेडिटेरेनियन सी जो है, अभी का जो मेडिटेरेनियन सी या भूमध्य सागर है, वो टेथिस सागर का ही अवशेष है, बचा हुआ भाग है। तो इस विस्थापनीय महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को मानते हुए हम मान लेते हैं कि यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट के बीच में क्या था, टेथिस सागर स्थित था। अब क्या सिचुएशन स्थित होता है, यहाँ से पहला सिचुएशन के अंतर्गत हम देखते हैं कि जब टेथिस सागर रूपी प्लेट का, चूंकि एक यूरेशियन प्लेट हो गया, एक भारतीय प्लेट हो गया और एक ये प्लेट हो गया, कौन, तो इसकी प्लेट को हम क्या बोलेंगे, टेथिस सागर रूपी प्लेट। ये भी एक प्लेट है। अब देखते हैं फर्स्ट फेज में क्या होगा। फर्स्ट फेज में यूरोपियन प्लेट और किसके प्लेट, टेथिस प्लेट के बीच में टक्कर होगा, इन दोनों प्लेट के बीच में टक्कर होगा। फर्स्ट फेज में हिमालय पर्वत का निर्माण जो है कई चरणों में हुआ है। तो फर्स्ट फेज के अंतर्गत हम देखेंगे कि टेथिस सागर का क्या हुआ है, पहला टक्कर जो होता है यूरेशियन प्लेट और टेथिस सागर प्लेट का एक दूसरे के साथ टक्कर होता है। अब यहाँ से हम उसको एक पूरे चार्ट के रूप में समझते हैं। जब यूरेशियन प्लेट और टेथिस प्लेट के बीच में टक्कर होता है, तब ट्रांस हिमालय का निर्माण होता है। ट्रांस हिमालय का निर्माण होता है। ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, महान हिमालय एक ही चीज़ है, तीनों को हम यही चीज़ बोलते हैं। पहली टक्कर में जब यूरेशियन प्लेट का टेथिस सागर से टक्कर होता है, तब ट्रांस हिमालय का निर्माण होता है। और ट्रांस हिमालय क्या है, हिमालय की प्राचीन श्रृंखला है, यानी कि उससे पुराना उसका इतिहास है। हिमालय का यहाँ पे देख पाए कि ट्रांस हिमालय का निर्माण हो गया। अब जब ये प्लेट टक्कर खाते हुए नीचे की तरफ जाती है तो इसका गलन होता है, आंशिक गलन होता है। या ये प्लेट, भारतीय प्लेट, जब टेथिस सागर रूपी प्लेट को दबाव डालती है, उस पर दबाव पड़ता है, तो इसका संकुचन होता है, इसका संकुचन होगा इस तरफ, और अंततः इसका पूरा संकुचन हो जाता है। क्योंकि दो प्लेटों के बीच में एक छोटा प्लेट, टेथिस सागर का प्लेट का दबाव पड़ रहा है, इस कारण इसका संकुचन हो गया और इस स्थिति में ट्रांस हिमालय का निर्माण हो रहा है। एक अब देखते हैं दूसरा कंडीशन क्या होता है। जब टेथिस सागर का संकुचन हो गया, ये वाला भाग खत्म हो गया संकुचन के कारण, तब भारतीय प्लेट का क्या हुआ, तब भारतीय प्लेट का टक्कर हुआ यूरेशियन प्लेट से, तब जाकर भारतीय प्लेट का टक्कर हो रहा है यूरेशियन प्लेट से। यह कहलाएगा भारतीय प्लेट और ये है यूरेशियन प्लेट। यूरेशियन प्लेट, ये सिचुएशन ए था, अगर हम इसको मान लेते हैं, सिचुएशन ए है और ये सिचुएशन बी है। पहला सिचुएशन में टेथिस सागर का यूरेशियन प्लेट से टक्कर होता है और संकुचन के कारण
टेथिस सागर रूपी प्लेट का अस्तित्व खत्म हो जाता है। तब जाकर लास्ट में भारतीय प्लेट का क्या होता है, टक्कर होता है यूरेशियन प्लेट से। भारतीय प्लेट का यूरेशियन प्लेट से टक्कर होता है। तब जाकर अब यहाँ देख ट्रांस हिमालय का निर्माण हुआ। टेथिस सागर का क्या हो गया, टेथिस सागर का संकुचन हो गया। टेथिस सागर का संकुचन के बाद क्या स्थिति उत्पन्न हो रही है कि यूरेशियन प्लेट का भारतीय प्लेट से टक्कर हो रहा है। ये स्टेज है, हम स्टेज बाय स्टेज देख रहे हैं। आपको यहाँ पे समझना जरूरी है कि हम इसको स्टेज बाय स्टेज देख रहे हैं, एक क्रम के रूप में पढ़ रहे हैं। अभी तक जो भी क्लास हुआ है यहाँ लगभग 20 से 21 क्लासेस हुआ है। मेरी ये कोशिश रही है कि जो भी पढ़ाया जाए एक क्रम में पढ़ाया जाए ताकि स्टूडेंट को समझने में आसानी हो। और अगर कोई नया क्लास स्टार्ट हो रहा है, जैसे आज का क्लास स्टार्ट हुआ, तो आज का क्लास का कंसेप्ट यानी आज जो हम पढ़ रहे हैं उसके लिए हमारा कंसेप्ट प्रीवियस 20 क्लास के अंतर्गत तैयार हो चुका है। अगर आप डायरेक्ट इस क्लास को आकर पढ़ेंगे तो आपके लिए इस चीज़ को समझना मुश्किल होगा। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो सीधा सा इसका एक मतलब है कि आपने प्रीवियस क्लास को कवर नहीं किया है, उसको नहीं पढ़ा, उसको नहीं देखा है। इसलिए ये क्लासें आपको ज़्यादा समझ में नहीं आएंगी। बात तो समझ में आएगी कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, लेकिन ज़्यादा समझ में नहीं आएगी। तो इसको बढ़िया से समझने के लिए, एक कंप्लीट तरीके से इसको समझने के लिए आपको ज़रूरी है कि आप प्रीवियस क्लास को कवर करें। मैं यहाँ एक क्रम में पढ़ा रहा हूँ। जैसे देख रहे हैं हम लोग महाद्वीपीय विस्थापन के अंतर्गत सबसे पहले हमने डाइवर्जेंस मूवमेंट पढ़ा, जहाँ प्लेट एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। अब हम महाद्वीपीय विस्थापन के संदर्भ दूसरे में अभिसारी संचलन पढ़ा। अभिसारी संचलन के अंतर्गत पहला हमने महासागरीय महाद्वीपीय टक्कर, दूसरा हमने महासागरीय टक्कर, और तीसरा जाकर हम महाद्वीपीय टक्कर पढ़ रहे हैं, और अंत में जाकर सी पैरेलल समानांतर संचलन पढ़ेंगे। यानी कि ये पूरा क्लास जो 7 से 8 क्लास है एक क्रम में चल रहा है, एक पैटर्न के रूप में आ रहा है, एक सोपान क्रम के रूप में आ रहा है। यहाँ से अगर आपको इस क्लास को समझना है या आने वाला नेक्स्ट क्लास को समझना है तो आपको प्रीवियस क्लास देखना जरूरी है, कंपलसरी है। क्योंकि इस क्लास के लिए प्रीवियस के जितने क्लास हैं सब इसके समझने के लिए ज़रूरी है। वो कंसेप्ट है, इसको पढ़ने के लिए यानी कि महाद्वीपीय विस्थापन को पढ़ने के लिए ही हमने पहले इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ पढ़ा, सिस्मिक वेव पढ़ा, चट्टान को पढ़े हम, अर्थ मूवमेंट पढ़ा, तब जाकर हम महाद्वीपीय विस्थापन पर आए हैं। यानी कि महाद्वीपीय विस्थापन पढ़ने के लिए उससे पहले हमने लगभग 15 से 16 क्लास किए हैं ताकि महाद्वीपीय विस्थापन को एक सही तरीके से समझा जा सके, पूरे कंसेप्ट के साथ समझा जा सके, किसी तरीके की इसमें गलती ना हो। तो यदि आप इसको समझना चाहते हैं बेहतर तरीके से, अगर आपको अभी नहीं समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर समझ में नहीं आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, आप प्रीवियस क्लास को कवर करें, उसको ध्यान से सुनें, ध्यान से पढ़ें, ऑब्जर्व करें, अवश्य ही मतलब बिल्कुल आपको नेक्स्ट क्लास समझ में आएंगे। मैं अभी भी यहाँ पे जो चीज़ बता रहा हूँ एक क्रम में बता रहा हूँ। फर्स्ट फेज के अंतर्गत हमने देखा कि यूरेशियन प्लेट और टेथिस जो प्लेट है टक्कर खाए, ट्रांस हिमालय का निर्माण हुआ। टक्कर खाने के बाद ट्रांस हिमालय का निर्माण हुआ, और इस ट्रांस हिमालय का निर्माण के बाद ये वाला जो भाग है टेथिस सागर, इसका संकुचन हो गया दोनों प्लेटों के बीच में दबाव के कारण, और अंततः हुआ क्या कि भारतीय प्लेट आकर यूरेशियन प्लेट से टक्कर खा रहा है। तब जाकर टेथिस सागर रूपी प्लेट का संकुचन हुआ और यूरेशियन प्लेट भारतीय प्लेट से टक्कर खाया। तब जाकर अंततः हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। ट्रांस हिमालय जो है हिमालय की प्राचीन श्रृंखला है या उसके निर्माण के काफ़ी बाद की चीज़ें हैं। तो इन चीज़ों को आपको समझना जरूरी है। फर्स्ट फेज अगर हम इसको बोलते हैं कि कंडीशन ए में ये चीज़ हो रहा है, कंडीशन ए के अंतर्गत हम ये पढ़ रहे हैं। कंडीशन ए का मतलब क्या हुआ, जब दो प्लेटें यहाँ पे टक्कर खा रही हैं, जब दो प्लेट एक दूसरे से टक्कर खा रही हैं तो बहुत सारे परिणाम देखने को मिलेंगे, बहुत सारे इसके रिजल्ट आएंगे। उनमें से पहला रिजल्ट ये था
कि यूरेशियन प्लेट टेथिस प्लेट से टक्कर खाएगा और अंततः आकर हिमालय पर्वत का निर्माण होगा। अब हम कंडीशन 2 देख रहे हैं कि दूसरा कंडीशन क्या होने वाला है। अगर 2 प्लेटें टक्कर खाती हैं अंततः, तो दूसरा कंडीशन क्या होगा। क्योंकि पिछले जो भी मूवमेंट हो रहा था, जो भी प्लेटें एक दूसरे से टक्कर खा रही थी, अभिसारी संचलन हो रहा था या अपसारी संचलन हो रहा था, तो एक चीज़ उसमें कॉमन थी कि भूकंप की प्रक्रिया अपसारी संचलन के अंतर्गत भी हमने देखा। जब अपसारी संचलन के अंतर्गत प्लेट एक दूसरे से दूर जाती हैं तो उसमें भ्रंशन की क्रिया होती है और भ्रंशन के द्वारा चट्टान में तीव्र गति से कंपन होता है और कंपन के कारण भूकंप की उत्पत्ति होती है। हमने महाद्वीपीय टक्कर को छोड़ देते प्रीवियस 2 जो संचलन देखे हैं उसके अंतर्गत भी हमने यही देखा कि जब एक प्लेट दूसरे प्लेट के अंतर्गत छेपित हो जाता है, धंस जाता है या सबडक्शन हो जाता है उसका, तो उस धंसे हुए भाग के टूटने फूटने के कारण उन प्लेटों में कंपन होता है और उस कंपन के कारण भूकंप की उत्पत्ति होती है। यहाँ भी सेम वही प्रोसेस देख पा रहे हैं कि प्लेट जो है यूरेशियन प्लेट के अंतर्गत छेपित हुआ है। यहाँ पे भारतीय प्लेट जो है कहाँ छेपित हो गया, यूरेशियन प्लेट के नीचे, और इन प्लेटों के टूटने के कारण भूकंप की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ हम भूकंप पे ज़्यादा जोर नहीं देंगे, फिर भी इसको औपचारिक रूप में हम लिख लेते हैं कि प्लेटों के छेपित होने के कारण टूटने फूटने की प्रक्रिया होती है। कहाँ, किस में होगी, तो प्लेटों में टूटने फूटने की प्रक्रिया होती है। तीव्र गति से कंपन होगा, प्लेटों में तीव्र गति से कंपन होगा और अंततः भूकंप की उत्पत्ति होगी। चाहे महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अंतर्गत एक चीज तो क्लियर है, चाहे किसी प्रकार का मूवमेंट हो, समानांतर संचलन हो, अभिसारी संचलन हो या अपसारी संचलन हो, डाइवर्जेंस मूवमेंट हो, कन्वर्जेंस मूवमेंट हो या पैरेलल मूवमेंट हो, किसी भी प्रकार का मूवमेंट हो, भूकंप की जो प्रक्रिया है या भूकंप का जो रिजल्ट है, जो परिणाम है, भूकंप का आना ही आना है तीनों कंडीशन में। तो भूकंप एक कॉमन रिजल्ट है, एक कॉमन परिणाम है महाद्वीपीय विस्थापन का। जहाँ भी 2 प्लेटें या तो एक दूसरे से टक्कर खाएंगी या एक दूसरे से अलग होंगी, तो इन सारी सिचुएशनों में कम से कम एक चीज़ होगा कि भूकंप की उत्पत्ति होगी। और यहाँ पे अब तक का सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ हमें पढ़ना था आज के क्लास के अंतर्गत, जो अन्य दूसरे संचलन में, दूसरे मूवमेंट में, दूसरे प्लेटों के एक दूसरे से टक्कर खाने में सामान्यतः हमें देखने को नहीं मिलती है, उन चीज़ों को हम महाद्वीपीय टक्कर के अंतर्गत देखते हैं। क्योंकि हमने देखा था कि अलग अलग प्रकार के अगर प्लेट एक दूसरे से टक्कर खाते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि एक ही प्रकार के परिणाम सामने आए। हो सकता है किसी प्लेटों के टक्कर में ज्वालामुखीय प्रक्रिया हो सकता है कि किसी प्लेटों के टक्कर में ज्वालामुखीय प्रक्रिया नहीं हो सकता है 2 प्लेटों के टक्कर में पर्वत का निर्माण हो सकता है कि 2 प्लेटों के टक्कर के बावजूद पर्वत का निर्माण ना हो। तो ये कंडीशन बन रहा है। अब ये इसी तरह की कंडीशन हम देखते हैं महाद्वीपीय टक्कर के अंतर्गत। 3 चीजें हम देखेंगे यहाँ से। जब चूंकि भारतीय प्लेट जो है छेपित हुआ है यूरेशियन प्लेट के अंतर्गत, तो यूरेशियन प्लेट के अंतर्गत भारतीय प्लेट के छेपित होने का एक कारण ये है कि उसकी गति ज़्यादा थी। गति तेज होने के कारण भारतीय प्लेट का यूरेशियन प्लेट के अंतर्गत छेपित हुआ है। हो सकता है कि यूरेशियन प्लेट जो है छेपित हो भारतीय प्लेट के अंतर्गत, लेकिन ऐसा नहीं हुआ ये कि भारतीय प्लेट का यूरेशियन प्लेट के अंदर छेपित हुआ। चूंकि भारतीय प्लेट की गति ज़्यादा थी, तो अब हम यहाँ से देखते हैं भारतीय प्लेट की गति ज़्यादा थी। ज़्यादा होने के कारण इसका छेपन हुआ, सबडक्शन हुआ, इसका धसा कहाँ हुआ, छेपन इसका, तो यूरेशियन प्लेट के नीचे। आप एक चीज़ और यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे होंगे
कि अन्य प्लेटों में हम देख रहे थे कि जब प्लेट छेपित होता है तो अंदर की तरफ गहराई की तरफ जाता है। हम ये चीज़ देख रहे थे। अगर ये दोनों प्लेट हैं और एक ये प्लेट है तो ये प्लेट जब छेपित हो रहा है तो गहराई की तरफ जा रहा है, लेकिन भारतीय प्लेट यहाँ पे छेपित हो रहा है तो गहराई में नहीं जा रहा है, इसके नीचे है बस। इसका डायरेक्शन ऐसे नहीं है, गहराई में नहीं जा रहा है। छेपित तो हुआ है, भारतीय प्लेट का छेपन हुआ है यूरेशियन प्लेट के नीचे, लेकिन गहराई में नहीं हुआ है। ये ज़्यादा गहराई में भारतीय प्लेट नहीं गया है। इसका क्या कारण है? इसका क्या कारण हो सकता है? तो इसका छेपन हुआ है यूरेशियन प्लेट के नीचे, लेकिन ज़्यादा गहराई में छेपन नहीं हुआ। बात क्लियर होना चाहिए, एक एक चीज़ क्लियर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसका डेंसिटी, प्लेट की घनत्व कम था। किस प्लेट की? भारतीय प्लेट की। एक बार मैं फिर से यहाँ पे क्लियर करूँ, जब यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट का टक्कर हुआ तो यहाँ पे भूकंप की उत्पत्ति होनी ही होनी है। दूसरा जो कंडीशन हुआ, टक्कर होने के बाद भारतीय प्लेट का यूरेशियन प्लेट के अंदर छेपन हुआ, सबडक्शन हुआ, यानी कि भारतीय प्लेट का यूरेशियन प्लेट के अंदर सबडक्शन हुआ। इसका कारण ये था कि भारतीय प्लेट की गति तेज थी। भारतीय प्लेट की गति, उसकी स्पीड ज़्यादा होने के कारण भारतीय प्लेट का यूरेशियन प्लेट के अंदर छेपन हुआ, लेकिन गहराई में छेपन नहीं हुआ। अन्य प्लेटों के अंतर्गत हम देख रहे थे कि उनका छेपन, सबडक्शन जो है गहराई के अंतर्गत हुआ, लेकिन यहाँ में भारतीय प्लेट जो है गहराई में नहीं जा रहा है, ये ऊपर है। इसके ऊपर होने के कारण क्या थे? चूंकि इसका डेंसिटी कम था, स्पीड ज़्यादा था और डेंसिटी कम था, यही कारण हुआ कि भारतीय प्लेट का यूरेशियन प्लेट के अंदर छेपन तो हुआ, लेकिन गहराई में नहीं हुआ, क्योंकि प्लेट की घनत्व कम थी। ये चीज़ यहाँ से आपको क्लियर हो जाना चाहिए। इतना चीज़ क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। जब इन प्लेटों का घनत्व ज़्यादा था तो ये अंदर तक, गहराई तक नहीं गया, गहराई में छेपन नहीं हुआ, फिर से वहीं पे आ जाते हैं, गहराई में छेपन नहीं हुआ। इसके कारण हुआ क्या? अन्य संदर्भों में हम देख रहे थे गहराई में छेपन के कारण तापमान में वृद्धि होता है और प्लेटों का आंशिक गलन होता है, और प्लेटों का आंशिक गलन होने के कारण जब मैग्मा की उत्पत्ति होती है तो वही मैग्मा पृथ्वी के आंतरिक परतों को तोड़ते हुए पृथ्वी के सतह पर आते हैं। लेकिन ये कंडीशन, ज्वालामुखीय प्रक्रिया वाला कंडीशन, हिमालयी क्षेत्र में नहीं होता है। और किसी भी क्षेत्र में जहाँ देखें कि टक्कर हो रहा है या किसी भी तरीके का मूवमेंट हो रहा है, वह हम ज्वालामुखीय प्रक्रिया से संबंधित प्रक्रिया वहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन हिमालयी क्षेत्र में ज्वालामुखीय प्रक्रियाएं नहीं होती हैं। इसका एकमात्र कारण ये है, एक सिंगल रीजन ये है कि प्लेट का अधिक गहराई में सबडक्शन नहीं हुआ है। अधिक गहराई में सबडक्शन नहीं होने के कारण, तापमान ज़्यादा नहीं होने के कारण मैग्मा की निर्माण नहीं हुआ, और जब मैग्मा का निर्माण नहीं हुआ है तो ज्वालामुखीय प्रक्रिया नहीं होगी। यानी कि हिमालयी क्षेत्र में ज्वालामुखीय प्रक्रिया नहीं होती है। प्लेटों के टूटने फूटने के कारण भूकंप की उत्पत्ति हो सकती है, लेकिन यहाँ पे ज्वालामुखीय प्रक्रिया नहीं होती है। तो इन चीज़ों को आप समझ पा रहे हैं। गहराई में छेपन नहीं हुआ, प्लेटों का गलना नहीं होता है, गलना नहीं हो रहा है, नहीं गल रहे हैं, मैग्मा की उत्पत्ति नहीं होगी तो ज्वालामुखीय प्रक्रिया भी नहीं होगी, आप इन चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। अगर आपने प्रीवियस क्लास कवर किया है, प्रीवियस क्लास को आपने ठीक से पढ़ा है, तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी या समझना भी चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो आप प्रीवियस क्लास को कवर करें, क्योंकि मैं बहुत आराम से, बहुत सिंपल वर्ड में, साधारण भाषा में, अपनी भाषा में इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इससे आसान तरीके से समझाना
मेरे लिए तो मुश्किल है, मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई और नहीं समझा सकता, कम से कम मेरे लिए मुश्किल है। एक कंडीशन हम बार बार देख रहे थे कि जब कोई टक्कर होता है, जब कोई दो प्लेट संचलन करते हैं तो भूकंप की उत्पत्ति होती है, ज्वालामुखीय प्रक्रियाएं हो सकती है, पर्वत का निर्माण हो सकता है। एक चीज़ था कि गर्त का निर्माण होता है, गर्त का निर्माण होना है। जब दो प्लेटें टक्कर खाएंगी तो उसमें अवश्य ही, बिल्कुल ये सच है कि वहाँ पे गर्त का निर्माण होगा। अगर गर्त का निर्माण हुआ है भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट का टक्कर के बाद, तो आखिर ये गर्त है कहाँ? सोचने वाली बात है। हम देख रहे हैं कि जब भी किसी प्लेट का टक्कर हो रहा है, एक प्लेट दूसरे प्लेट से टक्कर खा रही है, तो टक्कर खाने के बाद उनमें एक खाई का निर्माण हो रहा है। और उस खाई का निर्माण कहाँ हो रहा है? जो प्लेट अंदर, जिस प्लेट का अंदर धंसना हो रहा है दूसरे प्लेट के नीचे, यानी जो प्लेट छेपित हो रही हैं, जो प्लेट सबडक्शन हो रहा है जिन प्लेट का, उस प्लेट पे खाई का निर्माण हो रहा है, ट्रेंच का निर्माण हो रहा है, गर्त का निर्माण हो रहा है। चूँकि हम देख रहे हैं कि भारतीय प्लेट का छेपन हुआ है यूरेशियन प्लेट के नीचे, तो भारतीय प्लेट पे जो है गर्त का निर्माण होना चाहिए था। अगर गर्त का निर्माण हुआ तो फिर हमें दिखता क्यों नहीं? आखिर गर्त ये है कहाँ? हम कह रहे हैं कि अगर यूरेशियन प्लेट पे अगर सबडक्शन हुआ है, किसका? भारतीय प्लेट का। ये यूरेशियन है और ये इंडियन प्लेट है। इसका अगर सबडक्शन हुआ है इसके नीचे, तो यहाँ पे गर्त का भी निर्माण होना है। तो आखिर ये गर्त है कहाँ? तो एक चीज़ यहाँ फिर से समझना है। इसको समझने के लिए डेन्यूडेशन प्रोसेस को समझना जरूरी है, जो प्रीवियस क्लास में भी मैंने बताया था। प्रीवियस क्लास को ये समझने के लिए भी आपको डेन्यूडेशन प्रोसेस को समझना जरूरी था, और डेन्यूडेशन प्रोसेस को मैंने लगभग 2 क्लासों के अंतर्गत कवर किया है। अगर आप डेन्यूडेशन क्लास को समझ पा रहे हैं, उसको अगर ये क्लास आपको समझ में नहीं आ रहा है, अभी ये वाला कंसेप्ट अगर आपको समझ में नहीं है कि आखिर ये गर्त गया कहाँ, तो फिर आपको ज़रूरी है कि आप अनाच्छादन वाली प्रक्रिया डेन्यूडेशन का जो प्रोसेस है उसको, उस क्लास को आप कवर करें, उसको पढ़ें और समझें। फिर भी चूँकि हम यहाँ पे जब इस संदर्भ में पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा तो हम डेन्यूडेशन के प्रोसेस को बताएंगे ही, उसको समझने की उस आधार पर कोशिश करेंगे। सामान्य शब्दों में हम समझने की कोशिश करेंगे कि डेन्यूडेशन का प्रोसेस है क्या। हिमालय के दक्षिण में, साउथ में इतना बड़ा जो मैदान है, शायद ही विश्व में कहीं इतना बड़ा मैदान आपको देखने को मिले। पूरे यूरोप से, अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से लेकर लगभग बंगाल तक इस मैदान का विस्तार है। आखिर इतना बड़ा मैदान का निर्माण कैसे हुआ? तो ये समझने वाली चीज़ है। जब यहाँ पे गर्त का निर्माण हुआ, तो गर्त का निर्माण तो हुआ, ये जो मैदान है इसके नीचे ही गर्त का निर्माण हुआ है। गंगा और ब्रह्मपुत्र का, या सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी का जो मैदान है वही गर्त है। जब नदियों के द्वारा पर्वतों, पहाड़ों को काटकर अवसादों को नदियों के द्वारा या अन्य किसी भी अपरदन के कारकों के द्वारा ऊपरी क्षेत्र से लाकर इन खाइयों में, ट्रेंच में भरा गया, यानी कि नदियों के द्वारा लाया गए गाद या अवसाद के द्वारा इन खाइयों को भरा गया। ये एक पूरा प्रोसेस चला डेन्यूडेशन के अंतर्गत। डेन्यूडेशन हमें पता है कि डेन्यूडेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें उच्चावच का निम्नीकरण होता है, यानी ऊंचे क्षेत्रों का समतल क्षेत्रों में विस्तार होता है। डेन्यूडेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो भी क्षेत्र उच्चावच में है, जिनकी ऊंचाई ज़्यादा है, उनके काट छाट के द्वारा उनको समतल करने की प्रयास करता है। तो जो खाई हिमालय पर्वत के दक्षिण में निर्माण हुई, जिस गर्त का निर्माण हुआ, हिमालय से निकलने वाली जो भी नदियां हैं, या सिंधु या ब्रह्मपुत्र नदी हो या गंगा नदी हो, इनके द्वारा या इनकी सहायक नदियां, हो सकता है सिंधु, गंगा या ब्रह्मपुत्र नदी, या इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों या गादों के द्वारा इन खाइयों को भरा गया। और इन खाइयों के भरे जाने के कारण ही
इतने बड़े एक विस्तृत क्षेत्र में गंगा और ब्रह्मपुत्र और सिंधु मैदान का निर्माण हुआ है। तो जो ये मैदान का निर्माण हुआ इन क्षेत्रों में, यानी हिमालय पर्वत के दक्षिण में, वो नदियों के द्वारा या सहायक नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों और गादों के निक्षेपण के द्वारा खाइयों को भरा गया और उसके बाद जो था गंगा के मैदान या ब्रह्मपुत्र का मैदान या सिंधु के मैदान का निर्माण हुआ। तो अब हम एक बार पूरे क्लास को यहाँ से रिकॉल करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा। आज की क्लास के अंतर्गत जब दो प्लेटें टक्कर खा रही हैं तो सबसे पहले महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अंतर्गत हमें पता है कि भारतीय प्लेट और यूरेशियन के प्लेट के बीच में एक टेथिस सागर अवस्थित था। तो सबसे पहले टक्कर हुआ टेथिस सागर रूपी प्लेट का यूरेशियन प्लेट से, तब जाकर ट्रांस हिमालय का निर्माण हुआ। ट्रांस हिमालय का निर्माण हुआ टेथिस सागर और यूरेशियन प्लेट के टक्कर से। यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट के दबाव से कंप्रेशन के कारण संकुचन हुआ टेथिस सागर का और अंततः भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट का टक्कर हुआ। इस भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टक्कर के कारण हिमालय का निर्माण हुआ। हिमालय के निर्माण के कारण जो है मुर्दार पर्वतों का भी निर्माण हुआ। मुर्दार पर्वत का ही निर्माण हुआ। हिमालय के पर्वत ही एक मुर्दार पर्वत है या अवसादी पर्वत का निर्माण हुआ। पहला कंडीशन यह था। दूसरे कंडीशन के अंतर्गत हमने देखा कि प्लेट जो है एक प्लेट दूसरे प्लेट के अंदर छेपित हो जाती है और इन प्लेटों के टूटने फूटने के कारण या भ्रंशन की क्रिया के द्वारा भूकंप की उत्पत्ति होती है, दूसरा कंडीशन। तीसरे कंडीशन के अंतर्गत हमने ये देखा कि ज्वालामुखीय प्रक्रिया इस क्षेत्र की विशेषताएं नहीं है, क्योंकि प्लेटों का जो छेपण हुआ है वो अधिक गहराई में नहीं हुआ है और अधिक गहराई में नहीं होने के कारण उनका आंशिक गलन नहीं हो रहा है, वो पिघल नहीं रहा है, मैग्मा का निर्माण नहीं हो रहा है। और जब मैग्मा का निर्माण नहीं हो रहा है तो हिमालय के क्षेत्र में ज्वालामुखीय प्रक्रियाएं देखने को नहीं मिलती हैं। और अंततः गर्त का निर्माण भी हुआ, लेकिन हिमालय की नदियों के द्वारा या उनकी सहायक नदियों के द्वारा हिमालय से लाई जाने वाली अवसादों और गादों के द्वारा इन गर्तों को भरकर गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी के मैदान के रूप में इनका निर्माण हुआ, जिनका विस्तार काफ़ी ज़्यादा है। शायद ही विश्व में इतना बड़ा मैदान कहीं देखने को मिले। एक चीज़ और देखें कि भारतीय प्लेट का सबडक्शन हुआ है यूरेशियन प्लेट के अंतर्गत। चूँकि भारतीय प्लेट की गति ज़्यादा थी, यही कारण था कि उसका सबडक्शन हुआ, लेकिन उसका डेंसिटी कम होने के कारण घनत्व अधिक गहराई में नहीं हो पाया। एक चीज़ और यहाँ से रह गया हमें देखने के लिए, उसको समझकर हम ख़त्म करते हैं। चूँकि ये अंदर की गहराई तक नहीं गया, अंदर की गहराई तक नहीं गया, यानी कि ये ज़्यादा गहरा नहीं जाने के कारण ये इससे ही टच करता रहा और इसके अधिक गहराई नहीं जाने के कारण ये जो था यूरेशियन प्लेट को थोड़ा सा ऊपर कर दिया। अगर ये प्लेट गहराई में जाता तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन गहराई में नहीं जाने के कारण ये इसके तल में चला गया और इसके तल में जाने के कारण ये इसको ऊपर की तरफ पुश किया, ऊपर की तरफ धक्का दिया और इसी धक्का देने के कारण ये वाला जो क्षेत्र है ये ऊंचा हो गया और यहीं पे तिब्बत का पठार जो आज विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, उसके निर्माण के भी कारण महाद्वीपीय प्लेटों के टक्कर के कारण ही हुआ है। महाद्वीपीय प्लेटों के टक्कर के कारण ही तिब्बत के पठार का निर्माण हुआ है। क्योंकि भारतीय प्लेट ज़्यादा अंदर तक गहराई तक नहीं गया और छेपित हो गया किसके, यूरेशियन प्लेट के नीचे ही समानांतर, और इसके छेपित होने के कारण जब ये ऊपर की ओर दबाव लगाया तब ये क्षेत्र जो था यूरेशियन प्लेट का ऊपर उठ गया और यही तिब्बत के पठार का निर्माण हुआ। तो आज के क्लास के अंतर्गत हमने बहुत कुछ कवर किया। लगभग महाद्वीपीय विस्थापन का क्लास जो हमें करना था वो लगभग समान था। नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत हम पैरेलल मूवमेंट को देखेंगे और उसके साथ ही एक मैप के द्वारा जो चीज़ें मैंने प्रीवियस 4 से 5 क्लास के अंतर्गत हमने कवर की है, जैसे चट्टान के अंतर्गत हमने कवर किया था और एक मैप के द्वारा उसको समझा था, तो प्रीवियस 5 क्लास जो हमने किया है, कवर किया है, उसको एक कंसेप्ट के रूप में, एक चार्ट के रूप में हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत उसको कोशिश करेंगे कि आप सबको उस तरह की चीज़ें उपलब्ध कराया जाए ताकि आप उसको बेहतर तरीके से समझ पाएँ। तो नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत पैरेलल मूवमेंट और एक चार्ट बनाएंगे हम, उसको हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत। तो आज के क्लास के लिए इतना ही।
मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।